हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा यानी नाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा का जो सामान्य अर्थ है वो होता है नाम, यानी कोई भी नाम अगर है तो नाम को ही हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। अब ये नाम किन किन चीज़ों के हो सकते हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए, व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, जैसे राम, सचिन, नेहा, सानिया, ये सब व्यक्तियों के नाम हैं। तो व्यक्तियों के नाम क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। फिर वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, कलम, किताब, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। तो वस्तुओं के नाम को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं। फिर स्थानों के नाम हो गए, जैसे भारत, श्रीलंका, चेन्नई, लखनऊ, रामगढ़। तो कोई भी स्थान हो, चाहे वो कोई देश हो जैसे भारत, या कोई महाद्वीप हो सकता है जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, या फिर कोई छोटा सा गांव हो जैसे रामगढ़। अगर वो स्थान है तो स्थान के नाम को भी हम लोग संज्ञा कहेंगे। फिर भावों के नाम, हमारे मन के अंदर जो फीलिंग और इमोशन होती हैं उन्हें हम लोग भाव कहते हैं। जैसे हमारे अंदर कभी प्रसन्नता का भाव होता है या कभी कभी क्रोध का भाव होता है। इसी प्रकार से भय, चिंता, घृणा, प्रेम, दया, ये सब भी क्या है? नाम है। किनके नाम है? भावों के नाम। और अगर नाम है तो संज्ञा होगी, तो भावों के नाम को भी हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। फिर गुणों के नाम भी हो सकते हैं, जैसे कुछ मानवीय गुण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे क्षमा, साहस, उदारता, विनम्रता, ईमानदारी, ये सब क्या है? गुणों के नाम है। तो गुणों के नाम को भी हम लोग संज्ञा के अंतर्गत ही रखेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? नाम है, और नाम ही क्या है? संज्ञा है। फिर प्राणियों के नाम हो गए, जैसे गाय, कुत्ता, मछली, सांप, मक्खी, कौवा, गौरैया। तो कोई बहुत बड़ा जीव हो सकता है, जैसे गाय, कुत्ता, हाथी, संज्ञा के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ कोई छोटा जीव भी हो सकता है, जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, चींटी हो गया। इसको भी हम लोग इसके अंतर्गत रखेंगे, संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि ये प्राणियों का नाम है। और फिर हो सकता है अवस्थाओं के नाम हो, जैसे बचपन, यौवन, लड़कपन, बुढ़ापा। तो अवस्थाओं के नाम, ये भी नाम है, तो इनको भी हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी नाम अगर है तो उस नाम को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम संज्ञा की परिभाषा देखना चाहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, प्राणी, अवस्था आदि के नाम को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा का सामान्य अर्थ हमने समझा कि संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, या फिर भाव, गुण, प्राणी, अवस्था आदि का जो नाम होगा तो उस नाम को ही हम लोग संज्ञा कहेंगे। और संज्ञा के उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम लोग देख लेते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा को जो है 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग अब एक एक करके इनको देखेंगे और लास्ट में इन पे आधारित हम लोग कुछ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब केवल व्यक्ति का ही नाम नहीं होगा, इसके अंतर्गत वस्तुएं भी आ जाएंगी, स्थान भी आ जाएंगी। तो अगर व्यक्तियों के नाम है, वस्तुओं के नाम है और स्थान के नाम है, अगर इनके नाम हैं तो इनको हम लोग रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए, राहुल और रानी व्यक्तियों के नाम हैं, तो इसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इसी प्रकार से गीता, बाइबिल, ये पुस्तकों के नाम हैं, और पुस्तकें क्या होती हैं? वस्तु होती हैं, यानी वस्तुओं के नाम हो जाएंगे। गीता और बाइबिल वस्तुओं के नाम हो जाएंगे, तो गीता और बाइबिल भी क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी महीनों के जो नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी दिनों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। इसके अलावा दिवाली, क्रिसमस, ईद, ये सब जो है त्योहारों के नाम हैं, तो त्योहारों के नाम भी क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। फिर लाल किला हो गया, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब इमारतों के नाम हैं, और इमारतों के नामों को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसके अतिरिक्त हो गया हिंदी, अंग्रेजी, ये भाषाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाते हैं। गंगा, यमुना, ये नदियां हैं, नदियों के जो नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। फिर हिमालय, पर्वत है, तो पर्वत का नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और दिल्ली, नागपुर, ये क्या हो जाएंगे? स्थान हो जाएंगे, तो स्थान के नाम है तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि व्यक्ति, वस्तु और जो स्थान है उनके जो नाम होंगे उनको हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। तो जातिवाचक में एक शब्द आया है जाति।
इसको हमें समझना जरूरी है। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इससे किसी व्यक्ति और वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहा गया है। तो जाति का मतलब यहाँ पे SC ST OBC जनरल से नहीं है। यहाँ पे जाति का मतलब हो गया है कि जो व्यक्ति या वस्तु हैं उनकी समस्त जाति। अब ये समस्त जाति क्या होती है, इसको हम लोग इस उदाहरण से समझेंगे। जैसे लड़का कहा गया लड़का, तो लड़का कहने से इसमें सारे लड़के आ जाएंगे, चाहे वो राम हो, सुरेश हो, दिनेश हो, महेश हो, राहुल हो। तो लड़का हमने कह दिया तो सारे लड़के आ गए, यानी ये लड़कों की जाति हो गई। इसी प्रकार से लड़की अगर हमने कहा तो लड़की के अंतर्गत सारी लड़की आ जाएगी, सीमा, सीता, सारी लड़कियां आ जाएंगी। कोई भी लड़की है अगर लड़की कह दिया गया तो उसके अंतर्गत सारी लड़की आ गई, तो लड़की क्या हो जाएगी, लड़कियों की जाति हो गई। वैसे हमने वकील कह दिया तो वकील के अंतर्गत कोई सामान्य वकील हो सकता है, या फिर हो सकता है हाई कोर्ट का वकील हो या सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, तो सारे वकील आ जाएंगे, तो ये वकीलों की जाति हो जाएगी। इसी प्रकार से डॉक्टर हो गया तो डॉक्टरों की जाति हो जाएगी, सारे डॉक्टर आ जाएंगे। अध्यापक में सारे अध्यापक आ जाएंगे, सारे अध्यापकों की जाति हो जाएगी। शहर, देश, पर्वत, नदी, स्कूल, अस्पताल, कुत्ता, हाथी, मछली, मोबाइल, रेलगाड़ी, ये सब क्या है, ये जाति को प्रदर्शित करते हैं, किसी विशेष जाति को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा जो है आपको समझ में आ गया होगा, इसके द्वारा हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध कराते हैं। जैसे लड़का कह देने से लड़कों की पूरी जाति का बोध होता है। पर्वत कह दिया गया तो इसमें सारे पर्वत आ जाएंगे, चाहे हिमालय पर्वत हो या अल्पस पर्वत हो या कोई और पर्वत हो। नदी कह दिया गया तो गंगा नदी भी आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी भी आ जाएगी, दुनिया की कोई भी नदी आ जाएगी, यानी सभी नदियों की जाति का बोध करा रही है। जैसे स्कूल कह दिया गया तो सारे स्कूल इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये पूरी जाति का बोध कराती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद तीसरा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। तो इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, यानी ये जो संज्ञा जो है वो किसी नाप तौल वाली वस्तु, जो पदार्थ है उनको हम लोग नाप सकते हैं। तो जिस शब्द से किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में मुख्य रूप से पदार्थ ही रखे गए हैं, वो चाहे ठोस पदार्थ हो, द्रव पदार्थ हो या फिर गैस पदार्थ हो। जैसे ठोस पदार्थ के अंतर्गत लकड़ी, कोयला, सीमेंट, हीरा, सोना, चांदी, ये सब पदार्थ हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जल, दूध, डीजल, पेट्रोल, ये द्रव पदार्थ हैं, तो अगर पदार्थ है यानी द्रव्य है तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे जाएंगे। इसी प्रकार से गैस के अंतर्गत आप देखिए धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है, ये सब भी पदार्थ ही है। तो पदार्थ है यानी द्रव्य है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानना बहुत ही आसान है। जो पदार्थ होते हैं, चाहे ठोस पदार्थ हो, द्रव पदार्थ हो या गैस पदार्थ हो, अगर वो पदार्थ हैं तो पदार्थ के जो नाम होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्ति और वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है, और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, ये नाप तौल वाली वस्तु यानी कह सकते हैं कि पदार्थों का बोध कराती है। तो ये हमारी तीसरी हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दो और संज्ञाएं हैं। एक है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो समूह से स्पष्ट है कि ये किसी न किसी समूह का बोध कराएगी, यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूह जिसे हम लोग ग्रुप या समुदाय भी कह सकते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध होता है, इसीलिए इसको समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे परिवार। तो परिवार क्या हो गया, परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, माता, पिता, दादा, दादी, भाई, बहन। तो परिवार क्या हो गया, परिवार के सदस्यों का समूह हो गया, ये समूह है तो परिवार समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा, विद्यार्थियों का समूह है तो ये भी समूहवाचक संज्ञा। सभा में अनेक सारे व्यक्ति होते हैं तो व्यक्तियों का समूह हो जाएगा। इसी प्रकार से भीड़ हो गया, आयोग में भी अनेक सदस्य होते हैं तो आयोग भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से आकाशगंगा, इसमें ग्रह, तारे, उपग्रह, इनका समूह है तो ये भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना भी समूह है। ताश में आप जानते हैं 52 पत्तियां होती हैं तो ये ताश की पत्तियों का समूह हो जाएगा। मेला हो गया, टीम हो गया, तो ये सब जो शब्द हैं ये समूह का बोध कराते हैं, व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध कराते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, समूहवाचक संज्ञा कहा गया है। तो समूहवाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि ये व्यक्ति और वस्तु के पूरे समूह का बोध कराएंगे। जैसे परिवार, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से टीम, ये भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये सब क्या है, एक समूह का बोध करा रही हैं, इसलिए इनको हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो भाववाचक संज्ञा से आते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा को थोड़ा सा
हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। तो भाववाचक संज्ञा, इसमें भाव आया है। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा में भाव के नाम आ जाएंगे, गुण के नाम आ जाएंगे, अवस्था के नाम आ जाएंगे। तो भाव, गुण और अवस्था के जो नाम होंगे उन्हें ही हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, प्रसन्नता और दया, ये क्या है? ये भाव हैं। तो भाव है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, उदारता और ईमानदारी, ये मनुष्य के गुण हैं। तो गुण भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। और बचपन और लड़कपन, ये अवस्थाओं के नाम हैं। तो अवस्थाओं के नाम भी क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो भाववाचक संज्ञा में केवल भाव ही नहीं है, भाववाचक संज्ञा में भाव भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, अवस्था भी हो सकती है। तो ये सब, इनके जो नाम होंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और ये उनके एग्जाम्पल हैं। प्रसन्नता, लड़कपन, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे गए हैं। अब भाववाचक संज्ञा को पहचानने में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो उसके पहचानने के कुछ नियम हैं। उसमें से नियम में सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये है कि जो भाववाचक संज्ञा है उसके अंत में कुछ प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये प्रायः शब्दों के अंत में जुड़ करके उनका अर्थ, यानी उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। उन्हें हम लोग प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये लड़कपन लिखा है, तो यहाँ पे पन जुड़ा हुआ है। लड़का में पन जुड़ गया है तो लड़कपन हुआ है। तो पन यहाँ पे क्या है? पन एक प्रत्यय है। इसी प्रकार से घबराहट में हट, शब्द के पीछे घबराना में हट जुड़ गया है तो घबराहट बन गया है, तो हट एक प्रत्यय है। सजावट में वट प्रत्यय है, सजाना में वट जुड़ गया है, सजावट बन गया है। तो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं ये प्रत्यय। पन, हट, वट, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। तो अगर भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रायः कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य जुड़ा हुआ होता है। अब कुछ प्रमुख प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा के अंत में जुड़े होते हैं वो हैं आपके पन, हट, वट, ई, त्व, ता, आव, पा, आई, अंत, ये सब क्या है? ये सब प्रत्यय हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि किसी शब्द में, किसी संज्ञा शब्द में ये प्रत्यय आए हैं तो वो संज्ञा क्या हो जाएगी? वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे देख लीजिए, लड़कपन, लड़कपन में पन क्या है? प्रत्यय है, तो लड़कपन भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से घबराहट में हट प्रत्यय है, सजावट में वट प्रत्यय है, पढ़ाई में ई प्रत्यय हो जाएगा, अपनत्व में त्वा प्रत्यय है, मित्रता में ता प्रत्यय है, बहाव में आव प्रत्यय है, बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। तो इन शब्दों में आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई प्रत्यय आया है। तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़े होते हैं वह प्रायः भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भाववाचक संज्ञा को आसानी से पहचान लेंगे। हम देखेंगे अगर संज्ञा शब्द के अंत में कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अगर वो प्रत्यय इन प्रत्ययों में से कोई है तो उसको हम लोग रख देंगे किसके अंतर्गत? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रख देंगे। जबकि समूहवाचक संज्ञा क्या थी? समूहवाचक संज्ञा में पूरे के पूरे समूह का बोध होता है, जबकि भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण और अवस्था का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा की पहचान है कि उनके अंत में कुछ न कुछ प्रत्यय जुड़े होते हैं। और ये कुछ प्रत्यय यहाँ पे प्रमुख रूप से दिए गए हैं। इसके अलावा और भी प्रत्यय हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख प्रत्यय हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंत में प्रायः जुड़े होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के प्रयोग। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है कि हमें अपने देश के जयचंदों को कड़ी सजा देनी चाहिए। तो यहाँ पे जयचंदों एक शब्द आया है। तो जयचंद जो थे एक राजा थे जिन्होंने अपने राज्य के साथ विश्वासघात किया था। तो यहाँ पे जयचंदों का मतलब हो गया है विश्वासघात व्यक्तियों की जाति। यहाँ पे जयचंदो शब्द केवल राजा जयचंद के लिए नहीं है, इसीलिए जो जयचंदो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, बल्कि जयचंदो जो है वो विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए जो जयचंदो होगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। इसी प्रकार कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पे हरिश्चंद्रो आया है। हम लोग जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जो थे एक सत्यवादी राजा थे। तो यहाँ पे जो हरिश्चंद्रो है ये सत्यवादी व्यक्तियों की जाति को प्रदर्शित कर रहा है। ये केवल राजा हरिश्चंद्र के लिए नहीं प्रयोग में लाया गया है, बल्कि सत्यवादी जो व्यक्ति हैं उनकी जाति को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए जो हरिश्चंद्रो है वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रयोग देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। तो पहला उदाहरण जैसे दिया गया है, गांधी जी देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए। तो यहाँ पे जो गांधी है वो जाति है, लेकिन गांधी जो गांधी जी शब्द है उस गांधी जी का मतलब यहाँ पे महात्मा गांधी है।
तो गांधी जी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी का मतलब हो गया महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी क्या हो जाएगा, व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जो गांधी जी है वो जातिवाचक संज्ञा ना होकर के हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से पंडित जी, तो पंडित किसी की जाति भी हो सकती है, लेकिन जो पंडित जी है उसका मतलब हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब ये हो गया है। तो पंडित जी जो है वो जातिवाचक संज्ञा ना होकर के क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से शास्त्री जी का मतलब यहाँ पे है लाल बहादुर शास्त्री, तो ये नाम हो जाएगा, व्यक्ति का नाम है। शास्त्री यहाँ पे जाति नहीं है, शास्त्री जी यहाँ पे जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाई गई है। फिर हम लोग देख लेते हैं द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो जैसे यहाँ पे दिया गया रोटी, तो रोटी द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर लिख दिया जाए कई प्रकार की रोटियां तो ये बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पे ये रोटियों की जाति को प्रदर्शित कर रहा है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा किसमें बदल जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में। यानी अगर द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन है तो द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में रहती है, लेकिन अगर उसको हम बहुवचन कर देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से आयोग एक समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम लिख देंगे अनेक आयोग तो ये आयोगों की जाति को प्रदर्शित करेगा, तो अनेक आयोग क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से विशेषता एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर विशेषताएं लिख दिया जाएगा तो ये विशेषताओं की जाति को प्रदर्शित करेगा, यानी विशेषताएं क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो अगर द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब कभी भी बहुवचन में होता है, जैसे कई प्रकार की रोटियां, अनेक आयु, विशेषताएं, तो जब इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा तो इसका मतलब हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा है। और अगर एक वचन में होगी तो ये अपने मूल रूप में यानी द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक के रूप में रहेंगे। तो इस प्रकार से लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्न देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, जैसे यहाँ पे दिया गया है हरा, सभा, पतला और गहरा, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो सभा शब्द है वो व्यक्तियों के समूह को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जबकि हरा, पतला, गहरा विशेषण शब्द है, यानी यहाँ जो सभा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, कायर, मित्रता। तो भाववाचक संज्ञा से भाव, गुण ये सब प्रदर्शित होता है, और हमने देखा था कि भाववाचक संज्ञा में जो है वो कोई ना कोई प्रत्यय आता है। तो मित्रता में आप देखिए यहाँ पे ता एक प्रत्यय आया है, तो मित्रता क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है, यहाँ जयचंदो शब्द आया है। जयचंदों को हमने देखा था कि जयचंदो जो है विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति है, जयचंद यहाँ पे व्यक्ति तो है नहीं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा ये, जयचंदो जाति है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, सभा ये व्यक्तियों का समूह है तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, कक्षा विद्यार्थियों का समूह है, भीड़ व्यक्तियों का समूह है तो ये तीनों समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, लेकिन जो दौड़ है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। इसी प्रकार से इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है, दिल्ली, नदी, दूध, चढ़ाई। तो कौन सा हो जाएगा, चढ़ाई, क्योंकि इसमें जो है प्रत्यय आया हुआ है, तो चढ़ाई क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार से इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है, तो मनुष्यता, धैर्य, घबराहट और आयोग, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देखिए आयोग जो है वो उसमें कई सदस्य होते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, महिला आयोग हो जाएगा, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें कई सदस्य हैं आयोग में, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाकी मनुष्यता, धैर्य और ये जो घबराहट है ये क्या हो जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयोग। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि संज्ञा क्या होती है, उसके कौन कौन से भेद हैं और उस पर आधारित कुछ प्रश्न देखें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।